देखिए, हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है, आमतौर पर 140/90। यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर धीरे-धीरे इफ़ेक्ट डालने वाली साइलेंट डिजीज़ मानी जाती है, क्योंकि शुरुआत में इसके सिम्पटम्स क्लियर नहीं होते, पर लंबे समय में यह कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। हाइपरटेंशन के कॉजेज़ 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे कॉमन है और इसमें कोई स्पेसिफिक कारण भी नहीं मिलता। यह जेनेटिक फैक्टर, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण होती है। वहीं सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कोई स्पष्ट अंडरलाइंग कॉज होता है, जैसे किडनी डिजीज, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड की समस्या, या कि फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, ओबेसिटी या कि फिर हाई सॉल्ट इनटेक जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते रहते हैं। अगर हाइपरटेंशन लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है तो यह टारगेट ऑर्गन डैमेज का कारण बन सकती है। हार्ट पर इसका इफेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ता है और जिससे हार्ट फेलियर तक हो सकता है। ब्रेन में हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स रैप्चर या ब्लॉक हो सकती है। किडनीज में यह नेफ्रोपैथी यानी कि ग्लोमेरुलर डैमेज का कारण बनती है, जिससे फिल्ट्रेशन अफेक्ट होता है। वहीं आंखों में रेटिनल वेसल्स डैमेज होकर रेटिनोपैथी पैदा कर सकती है, जिससे विजन लॉस हो सकता है। इस प्रकार हाइपरटेंशन सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि यह क्रोनिक कंडीशन है जो पूरे शरीर पर सिस्टमैटिक प्रभाव डालती है। देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस एक क्रोनिक वैस्कुलर डिजीज होती है जिसमें एट्रियल वॉल के अंदर फैटी प्लेग जमा हो जाते हैं। यह प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होती है और मेनली मीडियम और लार्ज आर्टरीज को अफेक्ट करती है। शुरुआत में ब्लड में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एट्रियल वॉल में जमा होने लगते हैं, खासकर एंडोथेलियम के नीचे। इसके बाद इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शुरू होता है, जिसमें मैक्रोफेगस एलडीएल को एनगल्फ करके फोम सेल्स बनाते हैं। ये फोम सेल्स फैटी स्ट्रेक्स को बनाते हैं, जो आगे चलकर फाइब्रस प्लेक के रूप में जमा हो जाते हैं। इन प्लेक के ऊपर एक फाइब्रस कैप बनती है, जो समय के साथ थिक हो जाती है या कभी-कभी रैप्चर भी हो सकती है। इन प्लेक के कारण आर्टरी का ल्यूमेन धीरे-धीरे नैरो हो जाता है, जिसको स्टेनोसिस कहते हैं। इससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और टिश्यूज तक ऑक्सीजन सप्लाई घट जाती है। यदि प्लेक रैप्चर हो जाता है तो उस स्थान पर क्लोट बन सकता है, जिससे वेसल पूरी तरह ब्लॉक हो सकती है। यही कंडीशन हार्ट में होने पर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक और ब्रेन में होने पर स्ट्रोक का कारण बनती है। इस्मिक हार्ट डिजीज वो कंडीशन होती है जिसमें मायोकार्डियम यानी कि हार्ट मसल को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसका सबसे कॉमन कारण होता है कोरोनरी आर्टरीज का नैरो होना या ब्लॉक हो जाना। जब ब्लड फ्लो कम होता है तो हार्ट मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और क्लिनिकल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। आईएचडी यानी कि इस्मिक हार्ट डिजीज के दो मेन रूप होते हैं, एक एंजिना पेक्टोरिस और दूसरी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखिए, एंजिना पेक्टोरिस में ब्लड सप्लाई टेम्परेरी कम हो जाती है, जिससे चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होता है, लेकिन डैमेज रिवर्सिबल होता है। यह दर्द अक्सर
एक्सर्शन या स्ट्रेस के दौरान होता है और रेस्ट या कि फिर मेडिकेशन से ठीक भी हो जाता है। इसके अपोजिट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक गंभीर कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरीज में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे मायोकार्डियम के एक हिस्से तक ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है। इस वजह से उस एरिया में परमानेंट डैमेज यानी कि नेक्रोसिस हो जाता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और तुरंत मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट फेलियर एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि हार्ट की जो पंपिंग है वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फ्लूइड जमा होने लगता है। हार्ट फेलियर को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिवली ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाता, जिससे ब्लड पीछे की ओर लंग्स में जमा होने लगता है। इसके कारण डिस्पेनिया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है और पल्मोनरी एडिमा यानी कि लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है। मरीज को खासकर लेटने पर सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होने लगती है। और इसके अपोजिट राइट साइडेड हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स तक एफिशिएंटली नहीं भेज पाता, जिससे ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वापस जमा होने लगता है, जिस वजह से पेरिफेरल एडिमा यानी कि पैरों में सूजन और एसाइटिस यानी कि पेट में फ्लूइड जमा होने लगता है। अक्सर राइट साइडेड फेलियर लेफ्ट साइडेड फेलियर के बाद डेवलप होता है। वोल्व्युलर डिजीज में हार्ट के वॉल्व्स ठीक से काम नहीं करते, जिससे ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है। ये मेनली दो टाइप का होता है, स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन यानी कि इनसफिशियंसी, और दोनों का इफेक्ट ब्लड फ्लो पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। स्टेनोसिस में वॉल्व्स का ओपनिंग नैरो हो जाता है, जिससे ब्लड को आगे बढ़ने में रेजिस्टेंस मिलता है और फॉरवर्ड फ्लो कम हो जाता है। इसके कारण हार्ट को ज़्यादा फोर्स से पंप करना पड़ता है, जिससे प्रेशर ओवरलोड डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल एरोटिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हाइपरट्रोफी हो सकती है। इसके अपोजिट रिगर्जिटेशन यानी कि इनसफिशिएंसी में वॉल्स ठीक से बंद नहीं होता, जिससे ब्लड का कुछ हिस्सा बैकफ्लो यानी कि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इससे इफेक्टिव फॉरवर्ड पंपिंग कम हो जाती है और वॉल्यूम ओवरलोड डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल माइट्रल रिगर्जिटेशन में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्री में चला जाता है और इस प्रकार स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन दोनों ही हार्ट की एफिशिएंसी को कम करते हैं। लेकिन स्टेनोसिस में फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है और रिगर्जिटेशन में बैकफ्लो मेन समस्या पैदा करता है। देखिए, शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें टिश्यूज़ को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो यह ऑर्गन फेलियर तक जा सकता है। शॉक के पीछे कुछ मेन समस्या होती है, या तो ब्लड वॉल्यूम की कमी होती है, या हार्ट की पंपिंग फेलियर, या ब्लड वेसल्स का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में मेन कारण होता है ब्लड लॉस, हेमोरेजिया या कि फिर सीवियर डिहाइड्रेशन, जिससे बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि टिश्यूज तक इनफ ब्लड नहीं पहुंच पाता
और परफ्यूजन घट जाता है। परफ्यूजन यानी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई घट जाती है। कार्डियोजेनिक शॉक में समस्या हार्ट की पंपिंग की एबिलिटी में होती है। यह अक्सर मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर सीवियर हार्ट फेलियर के कारण होता है। इसमें ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो सकता है लेकिन हार्ट एफिशिएंटली पंप नहीं कर पाता। इस वजह से टिश्यूज तक ब्लड नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक। ये एक इन्फेक्शन रिलेटेड कंडीशन है जिसमें सीवियर इन्फेक्शन के कारण बॉडी में वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन और वैसोडिलेशन हो जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स एक्सेसिवली फैल जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और नॉर्मल वॉल्यूम इफेक्टिवली परफ्यूजन कम हो जाती है। इस प्रकार शॉक के अलग अलग टाइप्स अलग अलग मैकेनिज्म से पैदा होते हैं और सभी में कॉमन समस्या होती है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, जो जल्दी ट्रीट न होने पर फैटल भी हो सकती है।